बहुत वेट किए ना मेरे, ये इसका नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बोलिएगा, हम सुनेंगे। मैम लिखना नहीं है क्या? लिखना है। पिछला क्वेश्चन भी तो पूछेंगे। अच्छा चलिए आ जाइए टॉपिक पे बात करते हैं। एक मिनट शनिवार से पहले का मैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगी। हाँ बेटे, पहले बताइए जो बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम है, इसके तहत कितने प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं? दो। कौन कौन से? एक औद्योगिक अधिकार था, एक कॉपीराइट हाँ बिल्कुल। औद्योगिक अधिकार में कौन कौन सी चीजें थी? इसमें नए आविष्कार होते हैं उसके जैसे क्या क्या है जो औद्योगिक में आएगा? ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन। बिल्कुल। और मैं हम लोग क्लास में कि आप पेपर था। हाँ समझ रहे। अनिशा? जीआई टैग आता है। और ट्रेड सीक्रेट्स आता है ना, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और आपका जीआई टैग आता है। और जो नेक्स्ट है उसमें इसको सही में संगीत, नाटक, कविता, उपन्यास, ये सारे चीजें आते हैं। जो पेटेंट होता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जो पेटेंट होता है, पेटेंट लेफ्ट क्या होता है? या कॉपी लेफ्ट? लिखता कोई और है, उसको लाइसेंस मतलब किसी और को दे देता है कि मतलब आप उसको संपादित छपाई कर सकते हैं। हाँ, यानी कि उस कृति का जो भी लिखा गया है जिस व्यक्ति के द्वारा, वो अपनी कॉपी को लेफ्ट करता है और किसी और को सौंपता है कि वो उसका इस्तेमाल आगे कर सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है, उसको पब्लिश भी कर सकता है। और ये जो होता है कॉपीराइट, ये 2 प्रकार के अधिकार भी होते हैं ना इसमें। एक होता है बौद्धिक और एक क्या होता है? नहीं, एक नैतिक होता है और एक आर्थिक। आर्थिक में क्या होता है? पारितोषिक लिया जाता है उसके बदले में। उसके बदले में यानी कि अपना जो जिसमें उनको कॉपीराइट मिला हुआ है उसके बदले में क्या करेंगे? पैसे देंगे। इकोनॉमिकली उनको फायदा होता है उससे। इसके अलावा क्या पढ़ा था आप लोगों ने? और उससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं सरकार चला रही है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया। हाँ, ये सब पढ़ा था ना आपने? बिल्कुल। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? 2014 में। 2014। और स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी 2016। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और स्टैंड अप? वो 6 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया किस लिए था? जो औद्योगिक क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और किसके लिए ये लाया गया था खास करके? जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर विशेष रूप से उनका उत्थान करने के लिए लाया गया था स्टैंड अप इंडिया, जो कि लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी लाया गया था। इनको वित्त पोषण भी कौन कर रही है? वित्त पोषण कौन करती है? MSME को सिद्धि। वेरी गुड। आज का चैप्टर है गरीबी। एक क्वेश्चन था ना, हाँ इसमें जो आप ऊपर मतलब सरकार को पूछी थी क्वेश्चन ना, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में जिनकी वजह से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? हाँ। जो रिफाइनरी था उसमें आंसर वो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन इसका पहला था विद्युत। देखिए, इसमें ना मेरे ये होगा कि जैसे अगर रिफाइनरी नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, फिर आपका वो हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो थर्ड नंबर पे किसे कर रहे हैं, वो हो जाएगा। ठीक ना? हाँ, वरीयता क्रम। जैसे सबसे ज़्यादा अगर रिफाइनरी को मिला और सबसे कम उर्वरक को मिला है तो बाकियों को भी तो कुछ मिला होगा रेटिंग। यानी कि रिफाइनरी के बाद जो आएगा तब वो हो जाएगा आपका विद्युत भी हो सकता है उसके बाद, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। और भी कुछ हो सकता है। अगर दिक्कत होगी तो मैं इसका क्रम भी लिखवा दूँगी आपको। ठीक ना? सबसे ज़्यादा सबसे कम मैंने लिखवाया था, लेकिन अगर ऐसी समस्या आती है तो मैं आपको कल इसका क्रम भी लिखवा दूँगी। और कोई क्वेश्चन बताइए? गरीबी, पॉवर्टी बताइए। गरीब किसे कहेंगे? यहाँ गरीबी क्या है? मूल आवश्यकताओं को ना पूरा कर पाए, बेसिक थिंग्स उसके पूरे ना हो। हाँ बिल्कुल, बेसिक
तब उसे गरीबी कहते हैं। बेसिक जरूरतों में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा। पहले रोटी कपड़ा मकान हम बोलते थे, लेकिन अब उतने ही जरूरी स्वास्थ्य और शिक्षा भी हो गया। तो ये सारी बेसिक नीड्स में आते हैं कि अगर ये सारी जरूरतें कोई व्यक्ति नहीं पूरी कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा? फिर घर से गरीब माना जाएगा। सही। हेडिंग कीजिएगा गरीबी ऑब्लिक निर्धनता। इसमें एक लाइन नोट कीजिएगा, गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय, गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को, जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को, जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता, प्राप्त करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। हेडिंग कीजिएगा गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार, गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार में पहला हेडिंग सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी का मतलब क्या होता है? सापेक्षिक गरीबी का क्या तात्पर्य है, बता सकते हैं? तुलना किया जाता है कि कितनी गरीबी है, कि अमीरी कितने लोग हैं और गरीब कितने लोग हैं। हाँ, जो गरीब और अमीर के बीच तुलना की जाती है कि गरीब की तुलना में सापेक्ष, जो मतलब तुलना मतलब सापेक्ष मतलब तुलना ही होता है कि जो गरीब की तुलना में अमीरों का क्या कंडीशन है या कितने हैं, और अमीरों की तुलना में गरीबों की क्या स्थिति है, कि आप किस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सापेक्षिक गरीबी। नोट कीजिएगा 2 लाइन इसमें। सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट करती है कि, सापेक्षिक गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है। विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है। विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है, सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है, सापेक्षिक गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय, जब किसी क्षेत्र जब किसी देश या क्षेत्र या जब किसी क्षेत्र या देश के कुछ लोगों की आय, कुछ लोगों की आय
या जीवन का स्तर, आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में, समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को, किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को, उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। समझ में आया? सापेक्षिक गरीबी क्या है? तुलना की जाती है किसी व्यक्ति की आय और साथ ही उनका संपत्ति, जीवन का स्तर, इसमें कितनी भिन्नता है, कितनी डिफरेंसेस है, उनके बीच जब तुलना की जाती है तो उस तुलना की विधि को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक गरीबी। कि इनके सापेक्ष बाकी लोगों की क्या कंडीशन है या किस तरह की गरीबी है। नेक्स्ट हेडिंग है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का क्या मतलब होता है? इसमें मैम जब एक व्यक्ति को जितनी कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, जितना भी मिलता है, तब इसको कहते हैं। तब हो गया वो आपका निरपेक्ष गरीबी। एक तो है कि जो बाकी धनी लोग हैं उनकी तुलना में कितने गरीब हैं, क्या स्थिति है उनकी, कौन कौन सी चीजें उनके पास है, क्या नहीं है। ये तो हो गया तुलनात्मक गरीबी। और एक हो गया वास्तव में जो गरीबी होती है उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी। लोग कीजिएगा तो लाइन। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में, निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि का अभाव होता है। बात है, यानी कि शुद्ध रूप से गरीबी कौन सी गरीबी है? जब जो बुनियादी जरूरत है, जो वास्तविक जरूरत है, जो मूलभूत जरूरत है, जब वो भी पूरा नहीं हो पाता, जैसे स्वच्छ जल, भोजन और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो मूलभूत, जो वाकई में हर इंसान को मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं तब ऐसे स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? निरपेक्ष गरीबी की। आगे बढ़ेंगे। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की धारणा
प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत में अगर बात करें तो कौन सी गरीबी सबसे ज्यादा है? निरपेक्ष गरीबी। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करने में असमर्थ है। इसीलिए सरकार कौन सा सिस्टम लेके आई है? पीडीएस सिस्टम। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा लोगों की जो भोजन की मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करती है। और इन सब चीजों को जांचने के लिए या गरीबी की स्थिति का जो कंडीशन उसको जांचने के लिए सरकार क्या लेके आई है? पॉवर्टी बिलो लाइन, यानी कि आपका बिलो लाइन पॉवर्टी के नीचे कौन से लोग हैं, जिसे कहते हैं आपका बीपीएल। उन लोगों को ही हम क्या कहते हैं? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। और इसी रेखा के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ऐसे लोगों को ही सरकार क्या देती है? पीडीएस की सुविधा देती है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी ज्यादा नीचे हैं उनको क्या कहते हैं? अंत्योदय योजना उनके लिए लाई गई थी, यानी कि वो और भी ज्यादा गरीब है। गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब उनको माना जाता है। तो बात समझ में आ गया कि निरपेक्ष गरीबी के लिए ही सरकार कौन सा लेकर के आई है योजना, या कौन सा तरीका अपनाती है? गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को काउंट करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है जो, गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जो उस प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है, उन्हें निर्धन माना जाता है। इस विधि को और क्या कहते हैं? गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की जो गणना करने की विधि है, इसे और क्या कहते हैं? इसे और हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हेड काउंट मेथड और किसका एक नाम है? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही काउंट करने के दो तरीके, एक तो गरीबी रेखा और दूसरा हेड काउंट विधि या मेथड। आगे बढ़ेंगे। निर्धनता का श्रेणीकरण, निर्धनता का श्रेणीकरण। निर्धनता का श्रेणीकरण, इसका मतलब समझते हैं? उनका पढ़ी थी आप पिछले साल। निर्धन में भी कई लोग हैं ना, कई प्रकार के लोग हैं। श्रेणीकरण करना, उनको बारी ना क्रम में रखना, क्रम में। जैसे सबसे जो तो सबसे ज़्यादा निर्धन है उस दूसरे में रहेंगे, उससे कम निर्धन है उसमें कम। हाँ, निर्धनता का भी श्रेणीकरण मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गरीब ही रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए गरीब होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए अपने आप को फिर अच्छी स्थिति में लेकर चले आते हैं। उन्हीं का श्रेणीकरण किया गया है। तो इसमें पहला श्रेणी फर्स्ट में लिखिएगा, श्रेणी फर्स्ट में लिखिएगा। इसमें कौन से लोग आएंगे? चिरकालिक निर्धन,
चिरकालिक मतलब लंबे समय तक, चिरकालिक निर्धन वे व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से, चिरकालिक निर्धन जो चिरकालिक निर्धन यानी कि वे व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे व्यक्ति या परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और वे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे भूमि रहित श्रमिक एवं अनियमित मजदूर। जैसे भूमि रहित कृषक या मजदूर कह सकते हैं और अनियमित श्रमिक होगा, कृषक कर दिया मतलब भूमि रहित श्रमिक जो भूमियों पर श्रम करते हैं उनको श्रमिक कहते हैं। यानी श्रेणी फर्स्ट में आप किसे रखेंगे? जो बहुत लंबे समय से ही गरीबी की स्थिति में है, गरीबी को झेल रहा है और जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। और इस श्रेणी में ज्यादातर कौन से लोग आएंगे? जिनके पास भूमि नहीं है। ऐसे श्रमिक जो भूमिहीन है, जो दूसरों की भूमियों पर काम करते हैं, और दूसरे अनियमित मजदूर जिनको नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। ऐसे लोग हमेशा गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं और ये लोग अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं और ये लंबे समय से गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों को हम श्रेणी फर्स्ट में रखते हैं। नेक्स्ट श्रेणी सेकेंड, इसमें पहले में हो गया चिरकालिक निर्धन, श्रेणी सेकंड में अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालिक निर्धन वे व्यक्ति ऑब्लिक परिवार जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच, वे व्यक्ति ऑब्लिक परिवार जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं। ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं, ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन रोजगार मिलने पर ये लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन रोजगार मिलने पर ये लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे मौसमी मजदूर और अनियमित निर्धन। जैसे मौसमी मजदूर और अनियमित
अनियमित निर्धन होगा, मैं दूर करती हूँ फिर से, निर्धन, निर्धन, अनियमित निर्धन। अनियमित निर्धन का मतलब जो नियमित रूप से निर्धन नहीं रहते, वो कभी निर्धन रहते हैं और कभी निर्धन नहीं रहते, इसलिए उनको क्या कहा गया, अनियमित निर्धन। यानी श्रेणी फर्स्ट में वो लोग आएंगे जिन पर भूमि नहीं है और दूसरों की भूमि पे वो श्रम करते हैं, जिनके पास हमेशा रोजगार नहीं रहता। साथ ही अनियमित मजदूर आएंगे, ऐसे मजदूर जिनको नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता। ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा गरीब ही रहते हैं। और वे लोग जो मौसम के अकॉर्डिंग कभी इनको मिलता है रोजगार और कभी नहीं मिलता, तो जब रोजगार नहीं मिलता तब वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, लेकिन जब रोजगार मिल जाता तो गरीबी रेखा के ऊपर चले जाते हैं। सेम एक कंडीशन यहाँ भी है, अनियमित निर्धन, यानी कि वे निर्धन व्यक्ति जो हमेशा निर्धन नहीं रहते, जब उनके पास रोजगार या इस तरह के अवसर आते हैं तब वो अपनी स्थिति को अच्छा कर लेते हैं, और जब रोजगार छिन जाता है तब उनकी स्थिति फिर से खराब हो जाती है। तो ऐसे लोग गरीबी रेखा के कभी ऊपर कभी नीचे क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो ये किस में आ गए हैं, आपके श्रेणी सेकंड में आ गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग श्रेणी थर्ड, श्रेणी थर्ड, कभी निर्धन नहीं, कभी निर्धन नहीं। वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। वे लोग या वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इनके पास आय के निश्चित स्रोत एवं संपत्ति होती है। इनके पास आय के निश्चित स्रोत एवं संपत्ति होती है। आय के निश्चित या नियमित स्रोत और संपत्ति होती है। यानी जिनका आय निश्चित है वो फिर कैसे गरीब होंगे, वो गरीब नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास इनकम का एक स्रोत निश्चित है, वो कभी न छिनता है और ना कभी मिलने का खतरा रहता है, यानी कि वो हमेशा बना रहता है। वैसे लोग कभी भी निर्धन नहीं रहते हैं। नियमित स्रोत के बाद में रिपीट कर दे रहे हैं, इनके पास आय के निश्चित या नियमित स्रोत एवं संपत्ति होती है। अब बताए ग्रामीण निर्धन किसे कहेंगे और शहरी निर्धन किसे कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन और ग्रामीण, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, रोजगार की कमी रहती है जिनके पास, और ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ग्रामीण निर्धन। और शहरी क्षेत्रों में जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, वो क्या कहलाएंगे, आपके शहरी निर्धन कहलाएंगे। बस शब्द का ही अंतर है, समस्या दोनों को एक ही है। हेडिंग कीजिएगा, गरीबी ऑब्लिक निर्धनता के कारण। गरीबी ऑब्लिक निर्धनता के कारण, रीजन क्या है गरीबी ऑब्लिक निर्धनता का? तो क्या कारण हो सकते हैं किसी इंसान के गरीब होने का या निर्धन होने का? रोजगार का अभाव। सबसे पहला तो यही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं रहता। अगर उन्हें रोजगार मिल जाए तो फिर उनकी गरीबी दूर हो जाए। रोजगार का अभाव और स्किल ना स्किल ना होना, स्किल ना होना, शिक्षा ना होना, शिक्षा का भी सही स्तर या सही तरीके से लोगों का शिक्षित ना होना। डिग्री तो रहती लेकिन रियल में शिक्षित नहीं रहते। और परिवार में रहते वो जो मतलब एक कमाने वाला बच्चा, हाँ, ये रीजन होता है कि जब परिवार में कोई एक मेंबर कमाता है, बाकी लोग उसके ऊपर निर्भर रहते हैं ताकि कंडीशन नहीं सुधरता है। सही है, बहुत अच्छी। और कुछ सरकार द्वारा ध्यान न दिया जाना, हाँ, सरकार के द्वारा सही तरीके से नीतियों का उपयोग न किया जाना। शुरू से देखिए, हदबंदी, चकबंदी और भूमि वितरण का जो काम है और सारे जो तकनीकी और संस्थागत सुधार थे वो सही तरीके से ना हो पाना भी एक रीजन है हमारे यहाँ गरीबी के लिए। बहुत अच्छी, आप लोगों ने बहुत सारी बातें तो ऐसी इन बता दी। क्षेत्रों का राजनीति में प्रतिनिधित्व न होना। कह सकते हैं, मतलब ये तो आपके बहुत डीप हो गए फिर, और मतलब सोचने वाला। करप्शन हुए, सही है, बिल्कुल। जो भी योजनाएं आती हैं आप लोग लग रहा है सोचने वाले प्राणी बन गए हैं, तो बहुत डीप तक मतलब सोच लेते हैं, हर पहलू को सोचने लगे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सारे कारण अब आप लोग सोच
लेते हैं तो सही है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अभी भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। जितनी भी योजनाएं आती हैं वो धरातल पे सही तरीके से लागू नहीं हो पाती, या जो भी पैसा जनता के द्वारा सरकार को मिलता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। जिनके लिए आती है उनको मिलती ही नहीं है। हाँ जी, जिनके लिए आती है उनको मिलती ही नहीं है। मिलती है तो काफी बिल्कुल। कम उसमें मिलता आपके है। एक थे ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वतः ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था जी हाँ। कि जो 100 रुपये यहाँ से भेजा जाता है तो उसका 10 रुपया भी धरातल तक इसीलिए पहुँचता डायरेक्ट है, 10 में बेनिफिट पहुँच ट्रांसफर जाए आया है, तो डीबीटी बहुत इसीलिए ज़्यादा लाया गया। काम हो जाए। सही है, तो इसमें नोट कीजिएगा मुझे कुछ पॉइंट्स, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। यस। निर्धनता का प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। एक बड़ा रीजन है कि नहीं? बहुत बड़ा रीजन है। ये प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र इनकम और सब कुछ कम कर देता है। निर्धनता का प्रमुख कारण या सबसे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। जो जीडीपी में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद को निष्प्रभावी कर देती है। उसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी में होने वाली वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। अधिक जनसंख्या निर्धनता भार को बढ़ा देती है। अधिक जनसंख्या निर्धनता भार को बढ़ा देती है। निर्धनता भार को बढ़ा देती है, जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है। जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो जाती है। जीडीपी हो या राष्ट्रीय, जैसे आपने कहा ना प्रति व्यक्ति आय, तो टोटल जो आपका राष्ट्रीय इनकम होता है, आप टोटल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति आय आता है। अगर जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय कम आएगा, अगर जनसंख्या कम रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा आएगा। सेम कंडीशन आपका जीडीपी में भी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो हम जीडीपी में बढ़ोतरी करते हैं फिर उससे कहीं ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, और फिर जो जीडीपी बढ़ता है वो फिर वैसे का वैसे रह जाता है, वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। भारत की कुल नेशनल इनकम जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। इसी कारण या इस कारण भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम रही है। इस कारण भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम रही है, पर कैपिटा इनकम कम रही है। इस कारण भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम रही है। तो अगर कोई पूछे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के पीछे एक बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। और दूसरा, बहुत ज़्यादा तेजी से विकास ना करना। अगर हम अपने इनकम गेन करने की दर को बढ़ा दें तो फिर तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो दोनों स्थिति खराब है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर एवं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर बहुत कम रही है। बहुत कम रही है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या। भारत में चिरकालिक बेरोजगारी
भारत में चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्या पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी पाई शिक्षित जाती है। क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी की समस्या निर्धनता का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी की समस्या निर्धनता का प्रमुख कारण है। पंचवर्षीय योजनाएं आप सभी को पता होगा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उस दरमियान हमने जो टारगेट रखे उसको अचीव करने में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमने नहीं किया। ये भी एक रीजन है गरीबी दूर ना होने के पीछे। इसके अलावा ये सब हर एक मतलब स्थान पर एक समान नहीं रहा, कहीं ज्यादा हुआ कहीं बिल्कुल नहीं हुआ, ये सब भी कारण था। किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, समय का भी अभाव रहा है लोगों में। जो पॉलिसी वाले हैं वो जल्दी जल्दी बदल दिया गया उनको। बिल्कुल कह सकते हैं। इसके अलावा और बेरोजगारी भी कई चीजें जैसे युद्ध हुए और भी मतलब कई बार इकोनॉमी डाउन हुई, कई बार सरकारी तकलीफ हुई। ये सही है, जैसे चाइना का युद्ध हुआ तो भी डिस्टर्बेंस हुआ, फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया 2 बार तब भी डिस्टर्बेंस हुआ। ये सब कंडीशन आता रहा। अपने फिर गृह युद्ध भी जैसे होता नहीं, इमरजेंसी लागू हो गया था तब भी समस्या हुई थी। बहुत सारे रीजन हैं और इसमें हम लोग इसीलिए तो कई सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अतिरिक्त आय देख रहे हैं, जनसंख्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय इनकम देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं। बेरोजगारी में आप देख रहे हैं शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी है और गांव में भी। गांव में कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित या प्रच्छन्न जैसे कहते हैं। साथ ही मौसमी भी होता है। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी। तो जब बेरोजगारी रहेगी, इनकम नहीं आएगा तो गरीबी तो आना ही आना है। तो बेरोजगारी भी एक गरीबी का कारण है। अब जैसे इस समय भी बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है और वो भी हर तरह की बेरोजगारी, खास करके शिक्षित लोगों की बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है और खास करके यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसे में अगर बेरोजगारी बनी रहेगी तो जो थोड़े से लोअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे पूंजी लगा के तैयारी करी है, मेहनत करी है, तो उनका कंडीशन कैसे सुधरेगा अगर आप उनको रोजगार नहीं देंगे? तो भी एक रीजन है गरीबी का, निर्धनता का। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व है। पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व है। पूंजी आर्थिक विकास का एक मुख्य तत्व है। भारत में पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी निर्माण की दर, भारत में पूंजी का स्टॉक एवं पूंजी निर्माण की दर, पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी निर्माण की दर अभी भी निम्न है। पूंजी निर्माण की दर अभी भी निम्न है। पूंजी का अभाव निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। पूंजी का अभाव निम्न उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। जब आपके पास पूंजी नहीं रहेगा तो आप उत्पादन कैसे करेंगे? और पूंजी नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो इनकम भी तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप उत्पादन करते हैं तब उसे बेचते हैं, फिर उससे आपको इनकम होता है। और जब आप उत्पादन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देते हैं, तो रोजगार पाते हैं, उनको भी इनकम होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं तो इसका मतलब क्या है? एक लंबा चौड़ा बेरोजगारी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब व्यक्ति कोई उद्योग शुरू करता है तो उसे भी लाभ होता है, साथ में उसमें जो कर्मचारी होते हैं जिनको रोजगार देता है उनको भी लाभ होता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ क्या है, पूंजी ही कम है और अगर पूंजी कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा और उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी आनी है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आज भी योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। भारत में आज भी योग्य एवं कुशल
उद्यमकर्ताओं का अभाव है। भारत में आज भी कुशल एवं उद्यमकर्ताओं का अभाव है। स्किललेस, योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव, यानी कि आपके यहाँ जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन जब आप काम के लिए ढूंढते हैं, चाहे उद्योग में या सेवा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, तब लोग प्रशिक्षित नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। बात समझ में? अभी जैसे टीचर की जरूरत है यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए, तो आपको ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे जल्दी कि जो वाकई में यूपीएससी को समझते हो या जिन्हें यूपीएससी का ज्ञान हो या जो इन सारी चीज़ों को अच्छे से उस हिसाब से आपकी तैयारी कर पाए। मतलब टीचर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रियल में जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? कुशल और उद्यमकर्ता का अभाव। ये भी बड़ा रीजन है कि जनसंख्या तो बहुत है लेकिन काम की नहीं है, डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन कोई भी यूजफुल नहीं है, लोगों के पास कोई बढ़िया नॉलेज नहीं है, ठोस ज्ञान नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। इस तरह की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बड़ा रीजन है निर्धनता का। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ लोग अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना भी नहीं चाहते। जैसे एक होता है ना, जुनून होना चाहिए कुछ करने का। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कोई चैप्टर, तो आप लोगों के अंदर या कहिए कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर जुनून भी नहीं होता कि हाँ हम उसको पढ़ के आएँ, हम कुछ अतिरिक्त भी पढ़ के आएँ, हम कुछ और भी ज़्यादा मेहनत करके अपने अंदर जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करें, या कोई रचनात्मक काम आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि नहीं मैं अपने अंदर यहाँ कुछ ऐसा करूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, खड़े होने की, बोलने की, लिखने की क्षमता डेवलप हो जाए। करना भी नहीं चाहते हैं हम, ये भी एक समस्या है। और इस तरह के अभी देखिए भीड़ रहेगी बच्चों की, लेकिन अगर बोल दीजिए कि कोई आके यहाँ कुछ बोलना चाहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़े होकर के आके सलीके से कोई दो चार बात या दो चार लाइन बोल दे। तो ये क्या है? अभाव ही तो है आप लोगों के अंदर, योग्यता का अभाव है कि आप नहीं बोल सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बोलने का जो शैली है वो अभी डेवलप नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या कमियाँ ही तो हैं, कमियाँ ही हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट कहाँ हुए फिर? ऊपर से यूपीएससी के स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो वो क्वालिटी ही नहीं, आप डेवलप ही नहीं कर रहे। क्वालिटी कोई जन्म से नहीं लेके आता, सबको डेवलप करना पड़ता है। आप अच्छे शिक्षक, अच्छे अधिकारी, अच्छे स्टूडेंट, अच्छा कोई भी चीज़ तभी बन सकते हैं जब आप बनना चाहेंगे और अपने अंदर वो चीज़ लेकर के आना चाहेंगे तो फिर आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लेके आना चाहते तो फिर कोई आपसे करवा ही नहीं सकता। तो ये डेवलप कीजिए, ये हमारे यहाँ कमी है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये रटने की जरूरत नहीं है, हम खुद उस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम खुद अपने अंदर वो कमियाँ डेवलप करके रखते हैं और हम उसे खुद ही दूर नहीं करते। जबकि क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। आप एक मतलब लगना चाहिए कि हाँ आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटी है। ऐसे नहीं है कि बस खाली आपको किताबें ज्ञान है, आपको हर तरह का ज्ञान, आपको कुछ भी कर सकते, कहीं भी स्टैंड कर सकते, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ये कमियाँ हैं और बहुत ज़्यादा है। पूरी भीड़ में कोई भी कोई बच्चा नहीं बोल सकता, ये मैंने देखा कि, और वो बोलना भी नहीं चाहते, वो कितना भी मोटिवेट करिए, जबकि करना चाहिए। ये उनका लास्ट जो स्टेप होगा वो बोलने वाला ही होगा। वहाँ आपका पेन कॉपी काम नहीं आएगा, वहाँ आपकी जुबान, आपकी पर्सनालिटी, आपका दिमाग ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उस एक स्टेप के लिए आपको अभी से तैयारी करना चाहिए। आप उस एक स्टेप को इग्नोर कर देते, बस प्री में लगे रहते, ये नहीं सोचते कि प्री के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू ही आएगा। तो अभी से जब शुरू करेंगे तभी तो होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में आज भी बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। ये सब कमियां हमारी अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये सब कमियां हमारी अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करती हैं। परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि जो हम आगे की तरफ जो हम प्रोग्रेसिव, गत्यात्मक मतलब प्रोग्रेसिव जो हम लाना चाहते बताओ उसमें बाधा। जैसे अभी तक पहले के टाइम में क्या था, लड़कियां पढ़ना नहीं चाहिए,
लड़कियों को घर से बाहर नहीं ले जाने देना चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, मतलब हर चीज़ में रोक। तो ये क्या कि दुनिया की कहीं ना कहीं हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की प्रोग्रेस को रोक रही थी ये सब। आप जब लड़कियां बाहर नहीं करने लगी, पढ़ने लगी, वो भी जॉब करने लगी, उनकी भी शारीरिक मानसिक जो शक्ति जो पावर है उसका इस्तेमाल होने लगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा परिवार को भी मिलेगा। अगर एक लड़की कमाएगी तो उसका फायदा परिवार को भी है, समाज को भी मिलेगा, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी लेन देन करेगी, फिर देश को भी होगा, क्योंकि वो फिर प्रति व्यक्ति आय में उसका भी योगदान है। तो इसलिए खास करके अभी तो लड़कियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और अच्छा लगता है। आप लोग की संख्या भी मैं देखती हूँ हमेशा ज़्यादा ही रहता है यूपीएससी क्लास में। ये मैं देखती हूँ हमेशा हर बगल में 5 बगल से हम पढ़ा रही हैं, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा रहती है, बॉयज़ तो हमेशा यहाँ आरक्षण इसकी मेन दिक्कत ये है जो लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं बाहर भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, सही है। लेकिन मेरी छोकरा भी ना बहुत कम पढ़ते हैं। देख बाहर ग्राउंड में 1-2 लोग मुझसे मिले, मैं आ रही थी तो मुझे मिले, वो बाहर घूमते हुए बॉयज़। तो वही लगता है ना कि बाहर घूमने से तो अच्छा है कि यहाँ बैठ के कुछ सीखें, हम कुछ पढ़ें, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन करना भी नहीं चाहते। तो जब मौका मिले, बॉय हो या गर्ल, मैं किसी का फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों की ही समाज को, परिवार को, देश को आवश्यकता है। तो दोनों को अपने अंदर हर तरह का बदलाव लाना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इकोनॉमिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, हर तरह का परिवर्तन आना चाहिए और वो चीज़ें सबके अंदर दिखना चाहिए। आप लोगों के अंदर भी दिखना चाहिए। मतलब आप लोगों की भीड़ में ना यूपीएससी के स्टूडेंट में कोई इक्का दुक्का बच्चा ऐसा हो जो घबराए, जिसके पास कॉन्फिडेंस ना हो, जो बोल ना पाए, जो खड़े ना हो पाए, जो बात ना कर पाए, वो अपवाद दिखना चाहिए कि वो मतलब ये बेचारा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऐसे समाज से बिलोंग करता है जहाँ उठने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ 1-2 बच्चे कहीं ऐसे दिखते हैं जो खड़े होकर बोलने की हिम्मत रखते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं, वो सही बात भी वो बोलने से कतराते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक। आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक। आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे ऊर्जा, यातायात एवं संचार। जैसे ऊर्जा, यातायात एवं संचार, और सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक। और सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक, संरचना के प्रमुख घटक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यकता की तुलना में बहुत न्यून या अपूर्ण हैं। बहुत न्यून या अपूर्ण हैं। भारत में आय का असमान वितरण। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आय का असमान वितरण पाया जाता है। भारत में आय का असमान वितरण पाया जाता है। जिससे धन के संकेंद्रण को बढ़ावा मिलता है। जिससे धन के संकेंद्रण को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे देश में आज भी आय का असमान वितरण है और इसीलिए क्या है, धन का संकेंद्रण है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा, आय का उनके पास संकेंद्रण है, यानी कि केंद्र बिंदु वो बन गए हैं। बाकी लोगों के पास आय बहुत कम मात्रा में है। ये भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब का गरीब ही बना जा रहा है, क्योंकि आय कुछ ही हाथों में हमारे यहाँ सिमटा हुआ है। पास बनना है, नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। निर्धनता जाल ऑब्लिक दुष्चक्र। निर्धनता जाल ऑब्लिक दुष्चक्र। लेट हो रहा है क्या रीडिंग? लेट जी मैम, हमें दूर जाना है। अच्छा नहीं, आप कर लीजिए फिर टाइम से। निर्धनता जाल ऑब्लिक दुष्चक्र। दुष्चक्र, हाँ बोलिए दुष्चक्र।
ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं बन रही है जो उनको इस दुर्घटना की उससे बाहर निकालने का सके। एक एग्जाम्पल से बताएं, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली बच्चों को पढ़ाती है, पहले पढ़ाने के बाद मैंने जॉब ना लगे और गरीब होते जाएंगे धीरे धीरे। पहले गरीब थे और भी गरीब हो गए, तो गरीबी के जाल में फंसते चले गए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो गरीब है, उसे जब भी कोई काम करना होगा, बड़ा काम, अगर बच्चे की तैयारी करवानी है या किसी की शादी करनी है घर में या और कोई काम करना है, तो उसे क्या करना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। बिना ऋण से उसका कोई भी काम इस तरह का नहीं होता। और अगर वो अपनी किसी ऐसे बड़े काम को पूरा करने के लिए, अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण लेता है, तो ऋण तो ऐसे मिलेगा नहीं, ब्याज भी मिलता है। और फिर वो क्या करता है? ब्याज की रकम ही चुकाता रह जाता है, ऋण की रकम चुकाने में भी उसको समस्या हो जाती है। ऐसे गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाता, उसका जो भी इनकम होता है वो ब्याज की दर चुकाने में चला जाता है और बाकी जीवन ऋण को खत्म करने में चला जाता है, तो उसे गरीबी में ही फंसा रह जाता है, वो उस बाहर नहीं निकल पाता। इसी को क्या कहते हैं? गरीबी जाल या दुष्ट चक्र कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया? ये लिखवा दें इसको, आगे समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, लॉरेंज वक्र विधि। लॉरेंज वक्र विधि आर्थिक असमानता को करने के लिए। ये क्या दर्शाता है? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। लॉरेंज वक्र को 1905 में विकसित किया गया। लॉरेंज वक्र को 1905 में विकसित किया गया। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच, लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच, किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। देखिए आपका जो लॉरेंज वक्र होता है ना, वो इस तरह से होता है। इसमें एक रेखा रहती है जिसको 45 डिग्री रेखा कहते हैं। ये आपका निरपेक्ष रेखा भी इसको कहते हैं। और इस जो लॉरेंज वक्र होता है इस तरह से भी जा सकता है, आपका इस तरह से भी जा सकता है और आपका इस तरह से भी जा सकता है। यानी कि ये जो आपकी निरपेक्ष रेखा है, अगर निरपेक्ष रेखा से सटा हुआ जाएगा तो फिर इसका मतलब कंडीशन अच्छा है। और अगर निरपेक्ष रेखा से ये वक्र जो है नीचे की तरफ झुकता गया, ये जो वक्र है इस तरह से हो गया, इसका मतलब आय की असमानता बढ़ती जाती है। तो निरपेक्ष रेखा के पास है तो आय की समानता अच्छी है, असमानता कम है। और अगर निरपेक्ष रेखा से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ती जाती है। इसी को कहा जाता है लॉरेंज वक्र। बस समझ में आया? समझ जाएंगे इसको या नोट करवा दूं? बस जैसे ये इसको कहते हैं निरपेक्ष रेखा, ये जो इसको 45 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 45 डिग्री रेखा भी कहते हैं और इसी को निरपेक्ष रेखा भी कहते हैं। और इसी से सटा हुआ या इसी के पास या इसी से दूर जाता है लॉरेंज वक्र। इस तरह से किसी भी तरह से जा सकता है। जितना लॉरेंज वक्र निरपेक्ष रेखा के पास रहेगा, निर्धनता उतनी ही कम रहेगी, आय की असमानता उतनी कम। और जितनी ज़्यादा इस निरपेक्ष रेखा से या 45 डिग्री रेखा से लॉरेंज वक्र दूर जाएगा, उतनी ही आय की असमानता अधिक। ये बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, या निरपेक्ष रेखा से अगर लॉरेंज वक्र दूर जा रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है, या लॉरेंज वक्र जो रेखा है वो जो मतलब 45 डिग्री रेखा उसके पास है, समीप है, तो ये क्या दर्शाता है। बस समझ में आया? दिक्कत नहीं होगा ना? हेडिंग कीजिएगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी
सॉरी एक मिनट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। बहुआयामी गरीबी का मतलब समझते हैं? 2021 का 2021 में जो सर्वे किया गया बहुआयामी मतलब बहुआयामी मतलब समझे? कई हर एक दृष्टिकोण में। मतलब दृष्टिकोण से हर एक तरीके से बिल्कुल, हर एक तरीके से जो गरीबी को देखा जाता है उसी को बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। तो ये 2021 में जो मतलब देखा गया कि बहुआयामी गरीबी की क्या कंडीशन है, उसी पे ये रिपोर्ट है। और ये कौन कौन सा, यानी कि शिक्षा में भी हर तरह की समस्या, भोजन में भी हर तरह की समस्या, और बाकी जो बेसिक जरूरतें उसमें भी कितने प्रकार की समस्या पाई जाती है, यानी कि किन किन चीज़ों से गरीब ग्रस्त होता है और ये कितने इसकी आयाम है, कितने इसके स्तंभ हैं, कितने इसके प्रकार हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे नोट कीजिएगा, इनमें से कौन जारी करता है? मीटिंग से कौन जारी करता है? ये हाँ यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल। नोट करवा दे क्या? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में यूएनडीपी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में यूएनडीपी ब्रैकेट बंद, एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ब्रैकेट में OPHI, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ब्रैकेट में OPHI ब्रैकेट बंद, OPHI हाँ OPHI ब्रैकेट बंद। आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया। संयुक्त रूप से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया, विकसित किया गया। आगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के मापक के रूप में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के मापक के रूप में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के मापक के रूप में, के मापक के रूप में केवल आय की कमी को ही आधार नहीं बनाता, केवल आय की कमी को ही आधार नहीं बनाता, केवल आय की कमी को ही आधार नहीं बनाता, बल्कि इसके अलावा अनेक मापकों जैसे, इसके अलावा अनेक मापकों जैसे खराब स्वास्थ्य, इसके अलावा अनेक मापकों जैसे खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अशिक्षा, कौशल की कमी, अशिक्षा, कौशल की कमी, निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, आवासीय
सुविधाओं का अभाव, आवासीय सुविधाओं का अभाव एवं सामाजिक भेदभाव इत्यादि को भी आधार बनाता है। अब रीडिंग कीजिएगा और इसको डायग्राम से बताएंगे आपको, या इसी में नोट कर लीजिएगा पहले और एक लाइन। रहन दें, छोड़ दें? एक जो लाइन कह रहे हो लिखवा दीजिए। ठीक है, चलिए एक लाइन लिख लीजिए। आधार बनाना है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 3 आयाम लिए गए हैं। 3 आयाम लिए गए हैं एवं इन तीनों को 10 सूचकांकों में 3 आयाम लिए गए हैं एवं इन तीनों को 10 सूचकांकों में विभाजित किया गया है। इन तीनों को 10 सूचकांकों में विभाजित किया गया है। ये 10 सूचकांक लिखवा दे रही हूँ फटाफट। 10 सूचकांक 3 है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। पहला है जो 3 आयाम है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब इन्हीं तीनों को 10 सूचकांकों में बांट दिया गया है। जो 3 आयाम है 10 सूचकांक में, जैसे स्वास्थ्य में है शिशु मृत्यु दर और कुपोषण। स्वास्थ्य को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। एक है शिशु मृत्यु दर कितना है और दूसरा कुपोषण। दोनों को आधार बनाए हैं, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण। और आपका नेक्स्ट जो शिक्षा है इसको भी 2 भागों में उन्होंने बांटा है, नामांकित शिशु और शैक्षिक वर्ष। नामांकित शिशु और शैक्षिक वर्ष। नामांकित शिशु और दूसरा है शैक्षिक वर्ष। नामांकित शिशु का मतलब होता है कि कितने बच्चों ने स्कूल में नामांकन करवाया, और शैक्षिक वर्ष मतलब होता है कि फाइनली कितने बच्चों ने पढ़ाई को पूरा किया। नामांकन मायने नहीं रखता, जैसे यहाँ शुरू में कितने बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन फाइनली किसने पूरा क्लास अटेंड किया है ये ज्यादा मायने रखता है। बात समझ में आया? अब जीवन स्तर, जीवन स्तर में जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर में कर लीजिएगा जीवन निर्वाह स्तर। निर्वाह जोड़ लीजिएगा, निर्वाह स्तर। अब इसको कई सारे क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे संपत्ति, ईंधन आपूर्ति, आवास, विद्युत, इसके कई सारे भाग हैं। संपत्ति, इसके अलावा आवास, संपत्ति, आवास, ईंधन आपूर्ति, विद्युत, जल आपूर्ति, ईंधन आपूर्ति और जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, ईंधन आपूर्ति, आवास, शौचालय, विद्युत, शौचालय, लास्ट में है 10वां विद्युत। ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये 7, ये 6,
3 आपके आयाम हो गए और 10 सूचकांक हो गए। इन सभी को लेकर के क्या बनता है, बहुआयामी गरीबी। ये पढ़ के आइएगा, कल पूछेंगे कि स्वास्थ्य को कितने भागों में बांटा गया है, बहुआयामी गरीबी को, शिक्षा को कितने भागों में, और जीवन निर्वाह स्तर में क्या क्या है। पढ़ के आइएगा, कल टाइम से क्लास रहेगा। कहाँ लिखे तस्वीर पेपर है कहाँ लिखे लास्ट में है हमारा खत्म हो गया। हाँ अभी वो नहीं है क्या वोकेशनल वाला तो वो है हार्टिकल्चर है। वो आई तुमको अपना एडमिट कार्ड